हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेल्टा एकेडमी। दिस इज रंजन। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन यूनिवर्सिटी की पाठशाला का। तो यूनिवर्सिटी की पाठशाला में आप सभी इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स का, इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत है। और मस्त तरीके से हम लोग आज की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। ये पहला लेक्चर आप देख रहे हैं इस सीरीज़ का, एंड इट इज़ अ डिटेल्ड क्रैश कोर्स ऑन बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फॉर यूनिवर्सिटी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स। जो भी डिप्लोमा के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं या जो बी टेक इंजीनियरिंग के जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं, जिनके कोर्स में बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के नाम से ये सब्जेक्ट अवेलेबल है, आप सभी के लिए ये लेक्चर्स डेडिकेटेड हैं। एग्जाम को समय कम है, प्रीवियस वीडियो में भी मैंने आपको ये बोला था कि एग्जामिनेशंस को अब समय कम है, तो इसलिए माइंड में टेंशन बिल्डअप हो रहा होगा, और इसीलिए आपके लिए क्रैश कोर्स लॉन्च किया मैंने, ना कि कंप्लीट फुल कोर्स। तो इस क्रैश कोर्स में आपको टू द पॉइंट कंटेंट भी दे दूंगा मैं फटाफट से, और क्वेश्चंस के हिसाब से क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है आपकी यूनिवर्सिटी के क्वेश्चंस जो है यहाँ पर आपको हर सेशन में बताता भी जाऊंगा, प्रैक्टिस भी कराता जाऊंगा बढ़िया तरीके से। और एक और बढ़िया सी चीज़ होगी कि सेशन के एंड पर नोट्स टेलीग्राम ग्रुप पर आपको मिल जाएंगे। तो टेलीग्राम ग्रुप जो है वो अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ग्रुप फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप की। तो अब बिना देरी किए क्लास को स्टार्ट करता हूं। अभी फिलहाल आप ये क्लास रिकॉर्डेड फॉर्म में देख रहे हैं, बट दिसंबर के शुरुआत से, शुरू के 1 या 2 दिन के बाद, हार्डली 5 दिसंबर के आसपास आपकी क्लासेस लाइव फॉर्मेट में शुरू हो जाएगी। होपफुली 5 दिसंबर से क्लासेस लाइव फॉर्मेट से स्टार्ट हो जाएंगे, तो फिर हम लोग लाइव पढ़ेंगे यही सारी चीज़ें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिना देरी की आपको मैं पहला आज का जो कंटेंट है वो सारी चीज़ें बताता हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, और मेरा नाम है रंजन राय, और ये बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के कोर्स पर मैं आपके साथ बना रहूंगा, और टिल द एंड मस्त तरीके से हम लोग कंप्लीट करेंगे इस पूरे कोर्स को। ठीक है, तो डेल्टा अकेडमी पर आपको 100% पूरा का पूरा कंटेंट यहाँ पर मिलने वाला है। इंट्रोडक्शन टू बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि ओवरऑल कोर्स जो हम लोग पढ़ रहे हैं, जो ये क्रैश कोर्स हम देख रहे हैं, इस क्रैश कोर्स को भी फुल कोर्स की तरह मैंने प्लान में रखा हुआ है। बट हम क्या करेंगे कि ये हमारा ओवरऑल फाइनल टारगेट आवर्स है 80 आवर्स, जिसको कि हम इंटैक्ट रखने की कोशिश करेंगे, और जहाँ जहाँ पर चीज़ों को मर्ज करके पढ़ सकते हैं वहाँ वहाँ पर मर्ज करके पढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा कंटेंट है। इतने चैप्टर्स हम पढ़ने वाले हैं इसके अंदर, स्टार्टिंग राइट अवे फ्रॉम बेसिक कंसेप्ट्स एंड डीसी सर्किट्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एंड सर्किट्स का पोर्शन जो है ये है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बहुत कम यूनिवर्सिटीज़ पे है, तो इसको प्रायोरिटी में नीचे रखेंगे हम लोग। सिंगल फेज एसी सर्किट्स एंड 3 फेज एसी सर्किट्स पहले पढ़ेंगे, देन सिंगल फेज ट्रांसफार्मर इमीडिएटली उसके बाद, डीसी मशीन, एसी मशीन, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, और इंस्ट्रूमेंट्स में खास तौर पे इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट जैसे कि एमसीबी के फॉर्मेट्स हो गए, ईएलसीबी, ये सब हो गया, आरसीसीबी वगैरह हो गया, क्या होता है, किस तरीके से इनकी वर्किंग होती है, ये बेसिक्स पूरे के पूरे यहाँ पर देखेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए भाई, तो अब सब रेडी हैं ऐसे ही लाइट अप करने के लिए? तो इस तरीके से मत लाइट अप कर दीजिएगा, दिस इज़ वेरी डेंजरस। तो कम ऑन, लेट अस लाइट इट अप, और स्टार्ट करते हैं आज का कंटेंट बिना देर किए। ये रहा आपका कंटेंट का पार्ट, जो जो हम देखेंगे इस पहले मॉड्यूल के अंदर। सो फर्स्ट मॉड्यूल आपका अभी यहाँ से इसी वक्त से शुरू होता है, फर्स्ट मॉड्यूल का पार्ट। ध्यान से पूरा वीडियो देखते जाइएगा। जो बच्चे नोट्स बनाना चाहते हैं, अभी इस पॉइंट पर क्रैश कोर्स में नोट्स नहीं बनाया जाता, ये बात ध्यान रखिएगा। क्रैश कोर्स में जो एग्जिस्टिंग नोट्स है उसको अपडेट करते हैं। नोट्स हमेशा फुल कोर्स के समय बनाया जाता है। तो नोट्स बनाने की आप चिंता मत करिए, यहाँ पर बोर्ड पर जो भी मैं लिखूंगा वो सारा चीज़ का पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पर आज के आज सेम डे पर भेज दूंगा, जिस समय आप ये वीडियो देख रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको तब तक टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा ये नोट्स। अच्छा ठीक है, अब इसके बाद अच्छा क्लास की टाइमिंग मैं बता दूं डेली की। ये आपके माइंड में चल रहा होगा सर क्लास कितने बजे होगी। डेली क्लास 6 PM रहेगी, डेली 6 PM ये आपकी क्लास टाइमिंग रहेगी। ठीक है, डेली क्लास एट 6 PM। किसी भी ब्रांच के स्टूडेंट आप हैं, अगर फर्स्ट ईयर में हैं, चाहे आप मैकेनिकल से हो, सिविल से हो, एनी ब्रांच, या कॉमन सब्जेक्ट के तौर पे आप इस सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, एंड देन फील फ्री टू स्टडी दिस सब्जेक्ट, क्योंकि आपके ऑलरेडी इस सेमेस्टर में है ही, और इस सेमेस्टर में अगर है, एग्जाम में आ रहा है, तो आप बिल्कुल यहाँ पर पूरा कंटेंट एंजॉय कर सकते हैं बढ़िया तरीके से। ठीक है, एग्जाम ओरिएंटेड पूरा पढ़ाऊंगा मैं यहाँ पे आप लोगों को। तो क्रैश कोर्स है, एग्जाम ओरिएंटेड ही पढ़ेंगे हम ज़्यादातर इसके अंदर। बहुत ज़्यादा इन डेप्थ नहीं लेके जाऊँगा आपको फुल कोर्स की तरह। फुल कोर्स अगले सेमेस्टर में प्लान कर लूँगा मैं आप लोग के लिए, मतलब जो भी अब नए बच्चे जो होंगे उनके अकॉर्डिंग। बट इस समय फुल कोर्स प्लान करना वॉज नॉट फीजिबल, तो इस वजह से मैंने क्रैश कोर्स आपके लिए प्लान किया। लेकिन कंटेंट में कोई कमी नहीं होगी, आपके लिए पूरा कंटेंट रहेगा, निश्चिंत रहिए। स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट्स, कंसेप्ट ऑफ करंट वोल्टेज, एनर्जी, पावर, कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स, ये सारी चीज़ें हमको इसके अंदर देखनी है। ये कुछ थ्योरम्स और ये सारे एनालिसिस, टाइम डोमेन एनालिसिस, फर्स्ट ऑर्डर का आरएल आरसी सर्किट्स का, ये सारा कुछ हम इसके अंदर देखेंगे। ठीक है, तो अब बिना देरी किए
सबसे पहले तो मैं आपको टॉपिक्स पर ले आता हूँ। तो देखिए आज का जो टॉपिक है, स्पेसिफिकली जो टॉपिक है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो भाई देखिए BEE बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के नाम से इसको हम लोग जानते हैं, या फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ते हैं, जिसका इस्तेमाल आगे चल के आने वाले सेमेस्टर्स में, जब आप हायर सेमेस्टर पर जाते हैं तो यहाँ पर ये काफ़ी सब्जेक्ट्स में आपको हेल्प करेगा। जैसे कि आगे चल के जब आप मशीन्स पढ़ेंगे, एकदम डायरेक्ट यूज़ आपको कहाँ कहाँ पे दिखता है, मशीन्स में दिखाई देगा। आप जब पावर सिस्टम पढ़ेंगे वहाँ पर आपको दिखाई देगा, पावर सिस्टम्स में। आप नेटवर्क एनालिसिस पढ़ेंगे, आप नेटवर्क एनालिसिस पढ़ेंगे, वहाँ पर इसका पूरा यूज़ आपको मिल जाएगा बेसिक इलेक्ट्रिकल का। और आप मेजरमेंट्स का सब्जेक्ट जब पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट्स एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, वहाँ पर इसका यूज़ दिखता है। ये 4 बड़े सब्जेक्ट्स का मैंने नाम लिखा हुआ है जिन पर बेसिक इलेक्ट्रिकल का डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। इसके अलावा और भी जो अदर सब्जेक्ट्स हैं उन सब पे इनडायरेक्ट इम्पैक्ट भी पड़ता है बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का, क्योंकि इलेक्ट्रिकल का बेस यही है, फंडामेंटल यही है। तो यहाँ जो आप सीखेंगे ये आने वाले 8वें सेमेस्टर और शायद उसके बाद भी आपके काम आएगा ये। तो एकदम ध्यान से सीखिएगा मस्त तरीके से। और हम लोग आज की क्लास में कहाँ से शुरुआत करेंगे भाई? हम लोग आज की क्लास में स्टार्ट करेंगे फ्रॉम क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स से, क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स। ठीक, तो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट सी थिंग आपको ये बता दूं कि हम अपना फर्स्ट मॉड्यूल स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, दिस इज आवर मॉड्यूल नंबर 1 और सेशन का डे 1, अपने सेशन का पहला दिन। ठीक, ऑन टाइम कंप्लीट करेंगे हम लोग, टाइम फ्रेम बड़ा कम है, तो उसके अकॉर्डिंग सीधे आपको मेन टॉपिक पर लेके आता हूँ और डायरेक्टली आपको मैं लिखाता हूँ अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन आज के इस वीडियो में यही हमारा मेन टॉपिक रहेगा। ये मैं क्यों आपको पढ़ा रहा हूँ उसका कारण, जैसे ही मैं आपको अभी क्वेश्चन पेपर्स दिखाऊंगा यूनिवर्सिटी के, अभी क्वेश्चन पेपर आने बचे हुए हैं, यहाँ पहले पढ़ेंगे और इसी सेशन में क्वेश्चंस भी बनाएंगे हम लोग यूनिवर्सिटी के। ठीक है, तो एकदम कनेक्टेड रहेगा मस्त तरीके से। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में हम क्या क्या देखेंगे भाई? क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में एलिमेंट्स को कई कैटेगरीज में क्लासीफाई किया जाता है। ठीक है, आप देखते हैं कई ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो एनर्जी रिसीव करते हैं, कई ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो एनर्जी डिलीवर करते हैं सर्किट को। कुछ के सर्किट में प्रेजेंट होने पर सर्किट का रिस्पॉन्स कुछ और रहता है, लीनियर हो सकता है। कुछ एलिमेंट जो होते हैं जैसी सर्किट से जुड़ते हैं, सर्किट की रिस्पॉन्स को ही बदल देते हैं। तो एलिमेंट्स बहुत प्रकार के होते हैं, बहुत वैरायटी के होते हैं, और हम उनको क्या करते हैं कि एक मेजर कैटेगरी बना के डिवाइड कर देते हैं। तो ये मेजर कैटेगरी कितनी हो सकती है? ठीक है, तो एलिमेंट्स को क्लासीफाई करने की मेजर जो क्राइटेरिया है, मेजर जो कैटेगरीज है, वो कौन कौन सी होती है? फर्स्ट इज एक्टिव एलिमेंट्स। फर्स्ट इज एक्टिव एलिमेंट्स। ठीक है, फर्स्ट कैटेगरी जो है वो कहलाती है एक्टिव एलिमेंट्स की। तो भाई एक्टिव एलिमेंट्स कौन से होते हैं? एक्टिव एलिमेंट्स यानी कि वो सभी एलिमेंट्स जो एनर्जी प्रोवाइड करें सिस्टम को, जो आपकी सर्किट को, आपके सिस्टम को खुद ऊर्जा बनाए, खुद एनर्जी क्रिएट करे और सिस्टम को प्रोवाइड कर दे। ठीक है, तो शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं कि दोज एलिमेंट्स which provide those elements which provide energy to the system, which provides energy to the system। इसके एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं? तो भाई इनके एग्जाम्पल्स में आप लिखेंगे, एग्जाम्पल्स में जैसे कि सेल्स है ना, या फिर बैटरीज, ये सभी एक्टिव एलिमेंट्स की कैटेगरी में आते हैं। ये खुद एनर्जी डेवलप करते हैं और सिस्टम को प्रोवाइड कर देते हैं। सोलार सेल्स वगैरह जितने भी टाइप के सेल्स हो गए, बैटरीज हो गए, जनरेटर्स हो गए, सब एक्टिव एलिमेंट की कैटेगरी में आ जाते हैं। तो फिर सेकंड एलिमेंट कौन से होंगे सर? सेकंड जो एलिमेंट्स की कैटेगरी आप पढ़ने वाले हैं, ये कंस्टिट्यूट करता है इनके काउंटर पार्ट, दैट इज पैसिव एलिमेंट्स को। ठीक, तो भाई पैसिव एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं? किनको बोला जाता है सर पैसिव एलिमेंट्स? तो देखिए भाई, पैसिव एलिमेंट्स यानी कि वो सभी एलिमेंट्स, ठीक इसका उल्टा, एक्टिव में जो आपने सुना उसका जस्ट अपोजिट। तो पैसिव एलिमेंट्स आर दोज विच
कंज्यूम द एनर्जी। जैसे कि आपके पास रिमोट का एग्जांपल है, जैसे मैं नॉर्मली ये एग्जांपल देता हूँ कि अगर रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में है, बैटरी निकाल दो, फिर कोई भी बटन दबाओ, वो रिमोट पूरा सही होने के बावजूद काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर कोई एक्टिव एलिमेंट नहीं है। तो फिर बैटरी हो गई एक्टिव एलिमेंट। उस बैटरी को, सेल को जब बाहर निकाल दिए तो पूरा रिमोट क्या बन गया? पैसिव एलिमेंट्स। मतलब पैसिव एलिमेंट्स को मिला करके बना हुआ एक डिवाइस बन गया वो, ठीक है। तो पैसिव एलिमेंट्स क्या हुए? जो उसके अंदर लगे रह गए। जैसे कि कौन कौन से एलिमेंट, या इनको क्या कैसे लिखा जाए? इनको बोल सकते हो आपकी दोज एलिमेंट्स विच कंज्यूम those elements which consume energy from the system, energy from the system, ठीक है। उनको पैसिव एलिमेंट्स बोलते हैं। तो सर एग्जाम्पल क्या हो गए इनके? इनके एग्जाम्पल्स होंगे, इनके एग्जाम्पल में आप किसको बोल सकते हो? जैसे रजिस्टर हो गया, एनर्जी का कंजम्पशन करेगा, तो रजिस्टर। और इंडक्टर्स, कैपेसिटर्स, ये सब के सब पैसिव एलिमेंट्स की कैटेगरी में आ जाते हैं, ठीक है। आपके माइंड में आएगा कि सर इंडक्टर और कैपेसिटर तो एनर्जी स्टोर करते हैं, चार्ज स्टोर करते हैं हाफ साइकिल में, तो भाई दूसरी हाफ साइकिल में डिलीवर भी करते हैं ना। तो आप बोलोगे सर डिलीवर कर रहे हैं तब तो वो एक्टिव की तरह बिहेव कर रहे हैं, बट क्या वो जो चार्ज स्टोर कर रहे हैं, क्या वो उन्होंने खुद बनाया हुआ है? क्या वो उनकी बनाई हुई चार्ज है? क्या नहीं है ना। ये किसी और की एनर्जी है जिसको वो स्टोर कर रहे हैं और उसी को वापस डिलीवर कर रहे हैं। खुद अगर प्रोड्यूस कर रहे होते तो मैं ज़रूर से उसको एक्टिव एलिमेंट मान लेता, ठीक। तो एक्टिव एलिमेंट्स, पैसिव एलिमेंट, दो एलिमेंट्स के बारे में आप लिख लिए। चलिए नेक्स्ट, ये जो नोट्स है इसको नोट मत करिएगा, आप पूरा सिर्फ अभी देखते जाइए, वीडियो की स्पीड बढ़ा करके देखिएगा ताकि आपका समय बचे, बिकॉज इट इज़ अ क्रैश कोर्स। आप वीडियो को स्पीड में देखिए। ये नोट्स मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पर दे दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप से सीधे उठा लीजिएगा, इसीलिए मैं लिख रहा हूँ प्रॉपर, ताकि आप जब पढ़ें तो आपको उसमें और अपने से कुछ ऐड करने की नौबत ना आए। सब ऑलरेडी लिखा लिखा है इसमें, आपको मिल जाए, ठीक है। इसीलिए मैं ऑलरेडी प्रॉपर लिख रहा हूँ, अदरवाइज मैं रफ जैसे लिख देता हूँ, तो उससे बचने के लिए मैं प्रॉपर लिख रहा हूँ इसलिए। थर्ड पॉइंट पर आते हैं। तो एक्टिव एलिमेंट हो गया, पैसिव एलिमेंट हो गया। थर्ड पॉइंट पर कौन से एलिमेंट्स की हम बात करेंगे? लीनियर एलिमेंट्स की बात करेंगे, ठीक है। सो व्हाट डू वी मीन बाय द वर्ड लीनियर एलिमेंट? एलिमेंट तो बाद में, पहले तो लीनियर क्या होता है वही समझ लेते हैं। लीनियर एलिमेंट्स, ठीक है। तो लीनियर एलिमेंट्स वो सभी एलिमेंट्स होते हैं। अब देखिए एलिमेंट लीनियर कैसे हो सकता है? लीनियर मतलब एक लाइन में चलने वाला, तो एलिमेंट मतलब मतलब इलेक्ट्रिकल में कोई ऐसा एलिमेंट आपको दिख रहा है क्या जो चलते हुए चला जाता है रूम से बाहर? कि आप सुबह ट्यूबलाइट को यहाँ छोड़ के गए और शाम तक ट्यूबलाइट जो है वो घर से बाहर गार्डन में चला गया? ऐसा तो नहीं होता है। तो एलिमेंट जिसकी बात कर रहे हैं और जिस लीनियर की हम बात कर रहे हैं, वो बेसिकली क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में होता है। क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में बोलने का मतलब है इन द टर्म्स ऑफ करंट और वोल्टेज और पावर और समथिंग लाइक दैट, ठीक। सो लीनियर एलिमेंट, दोज एलिमेंट्स विच प्रोवाइड्स लीनियरिटी, दोज एलिमेंट्स, डेफिनेशन पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। दोज एलिमेंट which provides a linearity between the circuit excitation and response, that is they follow the Ohm's law. They follow the Ohm's law, or they have a constant VI characteristic, V dash I characteristics. अब इन पूरे वर्ड्स का मतलब समझते हैं। थोड़ा सा मैं आपको इसमें और इन डेप्थ लेकर के जाऊंगा, लीनियर एलिमेंट की क्लैरिटी आ जाएगी आपको एकदम बढ़िया से। देखिए लीनियर एलिमेंट्स का मतलब हम लोगों ने यहाँ पर लिखा कि दोज एलिमेंट्स विच प्रोवाइड्स अ लीनियरिटी, between the circuit excitation and response. That means they have a constant VI characteristic. That means they have a constant VI characteristic, and
दे हैव अ कांस्टेंट वी आई कैरेक्टरिस्टिक एंड दे फॉलो द ओम्स लॉ। ओम्स लॉ को जो फॉलो करे, बोलने का मतलब ये है कि अगर आपने ऐसा कोई डायग्राम ड्रॉ किया एलिमेंट्स के रिस्पेक्ट में, अगर आप ऐसा कोई डायग्राम ड्रॉ करते हैं, अ कैरेक्टरिस्टिक कर्व बिटवीन वी एंड आई, ठीक है, और मैं कोई एलिमेंट को कनेक्ट कर दिया उस सोर्स के अक्रॉस, यहाँ मैं वी देख रहा हूँ, सपोज कर लीजिए यहाँ पर आई देख रहा हूँ, ठीक है, तो इसका रिस्पॉन्स जो होगा वो कुछ ऐसा होगा कि जो मैं ग्राफ बनाऊंगा दैट ग्राफ विल बी पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ये ऐसी ग्राफ ट्रेस करके देगा मुझे, पासिंग थ्रू द ओरिजिन वाली ग्राफ, ठीक है। तो उस कंडीशन पर जो मेरा एलिमेंट्स होगा उसके लिए मैं बोलूंगा कि वो ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है, मतलब वी प्रोपोर्शनल टू आई के फंडामेंटल को एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है, कि आई में कुछ चेंज हो रहा है तो वी में उस रिस्पेक्ट टू चेंज, या वी में कुछ चेंज हो रहा है तो आई में उसी हिसाब का चेंज जो है वो मुझको उसके रिस्पेक्ट में या उसी के प्रोपोर्शनल अमाउंट का चेंज जो है वो देखने को मिल रहा है। थोड़ा सा अगर और एडवांस लेवल पे आप जाएंगे पढ़ने में इसी लीनियर एलिमेंट्स के बारे में, तो ये डेफिनेशन थोड़ा और मॉडिफाई होता है, और ये आ जाता है फिर किसके टर्म्स में, ये आ जाता है कि भाई लीनियर एलिमेंट्स आर दोज विच फॉलो द लॉ ऑफ होमोजेनिटी एंड एडिटिविटी। मतलब तब यहाँ से इसका डेफिनेशन थोड़ा सा बदलता है, और हम लोग आगे इसका और इलेबोरेशन में लिखते हैं कि विच फॉलोज, इसको और आगे लिखते हैं कि विच फॉलोज द कंडीशन ऑफ होमोजेनिटी एंड एडिटिविटी। अब ये कहाँ से आ गया और इसका मीनिंग क्या होता है, थोड़ा सा अगर आपके पास समय है तो देखते जाइए इस चीज़ को भी, हो सकता है ये काम आ जाए। नॉर्मली क्या होता है कि 2 मार्क्स के थ्योरी लिखने में आपको देता है कोई एक आध पॉइंट इस तरीके का, और वहाँ पर पूछ सकता है, तो आप चाहें तो अपनी मर्जी से इन पॉइंट्स को ऐड करके एक्सप्लेन कर सकते हैं और बढ़िया वे में। तो होमोजेनिटी और एडिटिविटी होता क्या है, इस फंडामेंटल का मतलब क्या है, किसको बोलते हैं होमोजेनिटी एंड एडिटिविटी। लेट अस सपोज, अच्छा, और मैंने जो यहाँ पे आपको डेफिनेशन में एक्साइटेशन और रिस्पॉन्स वर्ड लिखवाया है, इसका मीनिंग यहाँ पे क्या है। मान लीजिए कि आपके पास यहाँ पे एक लोड लगा हुआ है और इसको मैं इस सोर्स से इनपुट प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। ध्यान से देखिएगा एग्जांपल, तुरंत के तुरंत आपको समझ में आ जाएगा एक बार में। तो ये मेरा सोर्स है और इससे मैं इस लोड को इनपुट प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। देन तो अब ये जो सोर्स है एक्साइटेशन प्रोवाइड कर रहा है, सोर्स से जो भी वोल्टेज मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ दैट इज माई एक्साइटेशन पोटेंशियल, तो लेट इट बी वी टी। इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, वी ऑफ टी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, दिस इज माई एक्साइटेशन। इस सर्किट को एक्साइटेशन कौन दे रहा है, ये जैसे एग्जांपल मैंने अभी रिमोट का एग्जांपल लिया, तो मैंने आपको बोला कि रिमोट के अंदर जो बैटरी हम लगा रहे हैं वही उसको एक्साइट कर रही है उसकी सर्किट को, ठीक है। और इस तरफ लगा हुआ है लोड, तो लोड होने की वजह से सर्किट कंप्लीट हुआ यहाँ से, और इसकी वजह से मुझे यहाँ पर कुछ रिस्पॉन्स मिलेगा जिसको मैं आई ऑफ टी से डिनोट करूँगा, ठीक है। सो दिस इज व्हाट, दिस इज माई रेस्पॉन्स, ये मेरे पास रिस्पॉन्स है, ठीक। तो एक्साइटेशन है इसलिए मैं इसका नाम बदल के मैं इसको ई ऑफ टी से लिख देता हूँ, और रेस्पॉन्स है इसलिए इसको मैं आर ऑफ टी से लिख देता हूँ, ठीक है। ई का मतलब एक्साइटेशन को शो करेगा, ईएमएफ को नहीं, एक्साइटेशन को शो करेगा, और आर का मतलब मान लो रिस्पॉन्स को शो करेगा, ठीक। तो मैंने आपको बोला कि कोई भी ऐसा एलिमेंट लीनियर तभी कहलाएगा जब वो लॉ ऑफ एडिटिविटी और लॉ ऑफ होमोजेनिटी को मानता हो, उसको ओबे करता हो, ठीक। तो अब देखिए दोनों लॉ क्या क्या बताते हैं, पहले वो सुन लीजिए। लॉ ऑफ, सबसे पहले तो देख लीजिए लॉ ऑफ होमोजेनिटी क्या होता है। लॉ ऑफ होमोजेनिटी, होमोजेनिटी का नियम ये बताता है, होमोजेनिटी का लॉ जो है इट स्टेट्स कि अगर सपोज कर लीजिए आप, अगर सपोज कर लीजिए इसमें आपने कोई एक्साइटेशन दिया, एक्साइटेशन हमने प्रोवाइड किया ई ऑफ टी, किसको प्रोवाइड किया, टू द लोड, इस लोड को हमने प्रोवाइड किया, तो इससे हमको रिस्पॉन्स मिला आर ऑफ टी, ठीक। तो अगली बार अगर इस एक्साइटेशन में मैं कुछ मल्टीप्लाई कर दूं कोई डेटा, नेक्स्ट टाइम अगर मैं अल्फा का मल्टीप्लिकेशन कर दूं इसी एक्साइटेशन के अंदर, अल्फा ऑफ ई ऑफ टी कर दूं और फिर से इसी लोड को मैं प्रोवाइड करूं, तो दो सिचुएशंस अराइज हो सकती है। कौन कौन सी दो सिचुएशंस, तो देयर कैन बी टू केसेस, दो केसेस के अराइज होने की पॉसिबिलिटीज है। फर्स्ट वन इज दैट माई आउटपुट कैन बी इक्वल टू, my output can be equal to the multiplied quantity in the input along with the response RT,
एंड द सेकेंड पॉसिबिलिटी इज कि मेरा आउटपुट जो होगा इट कुड नॉट बी इक्वल टू अल्फा multiplied with the response r of t. So if we are having the first case, alpha multiplied with r of t as a response, if we are multiplying that same alpha quantity in the beginning or in the excitation part, then we can say कि हमारा सिस्टम जो है वो किसको फॉलो कर रहा है, लॉ ऑफ होमोजेनिटी को फॉलो कर रहा है. अगर ये आउटपुट मिलता है देन इट इज होमोजीनियस सिस्टम. इफ इट इज नॉट, अगर ये सेकंड आउटपुट प्रोवाइड कर रहा है दैट इज नॉट अ होमोजेनियस सिस्टम. तो दिस इज द कंडीशन ऑफ होमोजेनिटी. अगर मैं इनपुट में रिस्पॉन्स में कोई मल्टीप्लाई करता हूँ डेटा, तो आउटपुट मतलब इनपुट एक्साइटेशन में अगर मैं कोई डेटा मल्टीप्लाई करता हूँ तो इट शुड रिफ्लेक्ट इन माई आउटपुट डेटा. अगर नहीं रिफ्लेक्ट कर रहा है वो, तो दैट मीन्स सिस्टम हमारा नॉन होमोजीनियस है. अच्छा, दूसरी कंडीशन जो मैंने आपको बोली कि लॉ ऑफ होमोजेनिटी के अलावा वो लॉ ऑफ एडिटिविटी को फॉलो करता है, उसका एग्जाम्पल देखिए कैसे बताएंगे. अब कोई आपको बोले कि चलो एक्सप्लेन करो लॉ ऑफ एडिटिविटी क्या होता है. इन सबको ना एकदम इजी तरीके से समझना ज़रूरी है. ठीक है, आपको कई जगह पे एकदम कॉम्प्लेक्स तरीके से समझाया जाता है, इसलिए आप सोचते हैं कि ये सब पॉइंट छोड़ देते हैं, ओम्स लॉ सुन लेते हैं बस कि लीनियरिटी मतलब विच ओबेज द ओम्स लॉ. बट आप इसको समझ सकते हैं बहुत ईजी वे में. अब इसी सेम एग्जाम्पल को ले लीजिए फिर से. अगर इस केस पे मैं आपको एक नया एग्जाम्पल दूँ कि अगर एक्साइटेशन ई ऑफ टी इज प्रोवाइडेड टू द लोड देन द रिस्पॉन्स इज आर ऑफ टी. दिस इज ट्रू. तो इसको मैं एक काम करता हूँ, दो अलग अलग एक्साइटेशन प्रोवाइड करते हैं. ठीक है, लेट इट बी E1t एंड द रिस्पॉन्स R1 of t. इन द सेकेंड केस अब मैं यहाँ से इसको दूसरा एक्साइटेशन प्रोवाइड करूँगा E2 of t, इसी लोड सेम लोड को, और मुझे रिस्पॉन्स मिलेगा R2 of t. ठीक है, द लोड इज सेम. इसी लोड का एक्साइटेशन दो अलग अलग फॉर्म में मैंने प्रोवाइड किया. नाउ व्हाट विल हैपन इफ आई प्रोवाइड अ टोटल सम ऑफ एंटायर एक्साइटेशंस, देन व्हाट विल बी द रिस्पॉन्स ऑन द अदर साइड. बोलने का मतलब ये है कि अगर उसी लोड को, इसी सेम लोड को अगर मैं इन दोनों एक्साइटेशंस का सम प्रोवाइड कर दूं, E1 of t प्लस E2 of t प्रोवाइड करूं, तो क्या पॉसिबिलिटी आउटपुट की. दो तरीके का आउटपुट हो सकता है सर यहाँ से भी. कौन कौन से दो आउटपुट्स हो सकते हैं. तो देर इज वेरी मच पॉसिबिलिटी दैट वी कैन गेट टू आउटपुट्स, एंड द वन आउटपुट इज दैट either it will be equal to the sum of their responses, मतलब R1t प्लस R2 of t. या तो वो रिस्पॉन्सेस का भी सम हो जाएगा दूसरी तरफ में, या फिर ये पॉसिबिलिटी है कि आउटपुट जो होगा इनके बराबर नहीं होगा. इनके बराबर R1t और R2t के रिस्पॉन्स में. अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो फिर तो कुछ नहीं कर सकते हैं, बट अगर ऐसा हो रहा है तो एक अच्छी चीज़ है कि फिर हमारा सर्किट जो है वो एडिटिविटी को फॉलो कर रहा है. इफ दिस इज द केस ऑकरिंग. ठीक है, तो ये जो कंडीशन होती है दिस स्टैंड्स फॉर द लॉ ऑफ एडिटिविटी, और यहाँ जो मैंने कंडीशन दिखाया दिस स्टैंड्स फॉर द लॉ ऑफ होमोजेनिटी. तो बाय डिफॉल्ट ये बताने का मतलब ये था कि बाय डिफॉल्ट अगर कोई एलिमेंट लीनियरिटी के प्रिंसिपल को फॉलो करता है तो वो इन दोनों को भी फॉलो करके चल रहा है, और इनमें से अगर किसी को नहीं फॉलो कर रहा है तो वो लीनियर भी नहीं है. तो मतलब वो लीनियर भी नहीं है एलिमेंट. तो आपको ओम्स लॉ से नहीं डिफाइन करना है, तो ये दो तरीका और है आपके पास डिफाइन करने का. आप इस डायरेक्शन से भी डिफाइन कर सकते हैं कि अगर इस और इस लॉ को कोई अगर फॉलो कर रहा है, ओबे कर रहा है, तो वो वैसे ही लीनियर एलिमेंट कहलाएगा. क्लियर है आप सभी को. चलिए नेक्स्ट. तो लीनियर एलिमेंट अगर हो गया तो नॉन लीनियर एलिमेंट्स लिखते हैं हम लोग. फोर्थ पॉइंट पर आ गए हम लोग अपने इसी के साथ. फोर्थ पॉइंट इज नॉन लीनियर एलिमेंट्स. देखिए इन टॉपिक्स का वेटेज जो है ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और सर्किट्स के अंदर इन पॉइंट्स की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है आपको. इसलिए क्योंकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है, और दूसरा चीज़ कि जब आप थ्योरम्स पढ़ते हैं आगे तो यही सारे पॉइंट्स के फॉर्म में उनकी लिमिटेशन बताई जाती है, और वो लिमिटेशन से क्वेश्चन आता है एग्जामिनेशन में. थेवेनिन से, नॉर्टन से, सुपरपोजिशन से. ये पूछ लेता है कि सुपरपोजिशन किन सर्किट्स पे एप्लीकेबल नहीं है, तो वहाँ इन्हीं सब के फॉर्म में आप बताएंगे कि लीनियर, नॉन लीनियर, यूनिलैटरल, बायलैटरल, ये कंडीशंस आप पढ़े होंगे तो आप बता पाएंगे इससे. तो नॉन लीनियर एलिमेंट्स के लिए बाय डिफॉल्ट क्या लिख सकते हो, which do not follow the Ohm's law, which do not follow the Ohm's law. एक ही लाइन में लिख लीजिए, या फिर और लॉ ऑफ होमोजेनिटी
एंड एडिटिविटी। तो क्या मैंने पिछले वाले का एग्जाम्पल आपको लिखवाया क्या? मैंने आपको लीनियर का एग्जाम्पल नहीं लिखवाया होगा ना। चलिए मैं आपको पहले लीनियर एलिमेंट्स का एग्जाम्पल जो है वो लिखवा देता हूँ। इससे भी पहले वाले पेज में होगा, राइट? यहाँ पर होगा, यहाँ लिखे थे हम लोग। चलिए लेट अस राइट इट्स एग्जाम्पल्स। इसके एग्जाम्पल्स में आप लिखिएगा, इसके एग्जाम्पल्स में आप लिखिएगा रजिस्टर, रजिस्टर हो गया, इंडक्टर हो गया, है ना, ये सब इसके एग्जाम्पल में आते हैं, एटसेट्रा। रजिस्टर हो गया, इंडक्टर हो गया, है ना, जो रिएक्टेंस हम लोग बोलते हैं इसके अंदर ओम्स के फॉर्म में शो करते हैं। लीनियरिटी को फॉलो करते हैं लोग, रजिस्टर के लिए भी आप पढ़ते हैं, ओम्स लॉ में तो खैर उसी के बारे में आप पढ़ते हैं पूरा डिटेल में। अब यहाँ पर नॉन लीनियर एलिमेंट जब आपने लिख लिया तो इसके एग्जाम्पल्स भी लिखेंगे। इसके एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे? तो भाई नॉन लीनियर एलिमेंट्स के एग्जाम्पल में लिखिएगा आप कि जैसे कि डायोड्स, है ना, जैसे ट्रांजिस्टर्स हो गए, ये सब नॉन लीनियर एलिमेंट की कैटेगरी में आते हैं, है ना। ट्रांजिस्टर्स हो गए, पीएन जंक्शन डायोड, एलईडीज, जेना डायोड, ये सारा जितना कुछ आप लिखते हैं ये सब इसी कैटेगरी में आते हैं, ठीक। चलिए, सो नॉन लीनियर एलिमेंट्स इज इट। ये जितने भी ऐसे एलिमेंट्स जो ओम्स लॉ को ना फॉलो करे, जिसकी वीआई कैरेक्टरिस्टिक ऐसे कांस्टेंट ना हो, इनकी वीआई कैरेक्टरिस्टिक आपको कैसे दिखाई देगी? कुछ इस तरीके से दिखाई देगी, है ना। जब फॉरवर्ड बायसिंग जब आप प्रोवाइड करते हैं, जैसे सिलिकॉन या जर्मेनियम का है तो उस हिसाब से 0.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर ये ट्रिगर अप होता है। तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं कि इस पूरे ड्यूरेशन तक, यहाँ से यहाँ तक, ये वाला जो पूरा पोर्शन है ये वाला, इस पर आप देखिए इसका रिस्पॉन्स पूरा नॉन लीनियर है। एक क्वांटिटी बढ़ा रहे हैं, दूसरी क्वांटिटी में कुछ चेंज ही नहीं हो रहा है, तो कैसे लीनियर हो सकता है? ठीक है, तो इस तरीके के सिचुएशंस आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे और ये आपको नॉन लीनियरिटी शो करेंगे, ठीक। चलिए अब अगले एलिमेंट्स पर आते हैं हम लोग। नेक्स्ट टाइप ऑफ एलिमेंट इज व्हाट? अगला एलिमेंट जो है हमारा, जिसके बारे में हम लोग लिखेंगे, एलिमेंट नंबर 5, दिस इज यूनिलैटरल एलिमेंट। दिस इज यूनिलैटरल एलिमेंट, ठीक। भाई यूनिलैटरल एलिमेंट कौन कौन से होते हैं? यूनिलैटरल एलिमेंट्स आर दोस, अभी क्योंकि थ्योरेटिकल टॉपिक चल रहा है तो इसलिए मैं आपको ये सारी चीज़ें लिखवा रहा हूँ। फिर इसके बाद सीधे हम लोग सर्किट्स के बेसिक्स और फिर सॉल्विंग पे आ जाएंगे डायरेक्ट। तो क्वेश्चन ज़्यादा बनाएंगे हम लोग फिर इसके बाद, ठीक है। तो क्रैश कोर्स में आपको मैं फटाफट से वो टॉपिक समझाते जाऊंगा और उसके क्वेश्चन आपको करवाता चला जाऊंगा। तो व्हाट अबाउट द यूनिलैटरल एलिमेंट्स? यूनिलैटरल एलिमेंट्स आर दोज एलिमेंट्स whose characteristics whose characteristics and responses changes with the direction of supply, changes with the direction of सप्लाई। मतलब क्या हुआ इन बातों का? मतलब ये हो गया कि ऐसे कोई भी एलिमेंट जिसमें सप्लाई की डायरेक्शन स्पेसिफिक पर एक तरीके का रिस्पॉन्स दिखता है, सप्लाई की डायरेक्शन जैसी चेंज कर दोगे इनका रिस्पॉन्स, इनका आउटपुट ही बदल जाएगा, इनकी बिहेवियर जो है उसमें चेंज आ जाएगा। मतलब ये सिर्फ किसी एक ही डायरेक्शन ऑफ सप्लाई पर काम करने को बने हुए एलिमेंट्स हैं। मतलब सप्लाई की डायरेक्शन चेंज हुई, इनकी वर्किंग बदल गई। यूनिलैटरल एलिमेंट एग्जाम्पल, इनके एग्जाम्पल जल्दी से। तो यूनिलैटरल एलिमेंट्स के एग्जाम्पल हैं जैसे डायोड हो गया, सेम, जैसे ट्रांजिस्टर हो गया, है ना, ये सेम एस हो गए, ये सब के सब इसके एग्जाम्पल हैं, ठीक है। तो दीज आर ऑल अबाउट द यूनिलैटरल एलिमेंट्स। तो फिर बाईलैटरल क्या होता होगा? बाईलैटरल एलिमेंट मतलब वो सभी एलिमेंट जिसकी रिस्पॉन्स जो है वो डिपेंड नहीं करती करंट की डायरेक्शन पे। करंट किसी भी डायरेक्शन में आप भेज दो, उनकी रिस्पॉन्स इंटैक्ट रहेगी, उनके कैरेक्टरिस्टिक, उनकी वर्किंग, उनकी प्रॉपर्टीज में नो चेंज होगा। चलिए भाई, तो ये आ गया हमारा सेवेंथ पॉइंट। सेवेंथ पॉइंट पे ही आ गए क्या हम लोग? एक बार मैं चेक कर लूँ कौन से पॉइंट पे है। 5 6 पॉइंट पे आ गए, सॉरी गलती से मैंने 7 लिख दिया, इट इज़ द 6 पॉइंट। तो ये आ गए हम अपने छठे पॉइंट पर। इस पे लिखा हुआ है बाईलैटरल एलिमेंट्स। बाईलैटरल एलिमेंट्स ये कौन से एलिमेंट्स होते हैं? तो देखिए, दोज एलिमेंट्स लिखते हैं इसके अंदर, दोज एलिमेंट्स whose characteristics
and response, whose characteristic and response do not change with direction of supply, with the direction of supply are known as bilateral elements, are known as bilateral elements। ठीक है, तो उन्हीं को हम बायलैटरल एलिमेंट्स बोलते हैं। एग्जाम्पल बता सकते हैं कि आप इनका, कि बायलैटरल एलिमेंट्स का एग्जाम्पल क्या होगा? जल्दी से सोच करके कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा व्हाट इज द एग्जाम्पल ऑफ बायलैटरल एलिमेंट्स। ठीक है, ये एग्जाम्पल का पार्ट मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ये एग्जाम्पल का पार्ट जो है ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ कि एग्जाम्पल ऑफ बायलैटरल एलिमेंट ज़रूर से बताइएगा। और अगर आप बताएं या ना बताएं, दोनों कंडीशंस पर मैं कमेंट सेक्शन में जरूर से पिन कमेंट्स में लिख के आपको इसका आंसर बता दूंगा। ठीक है, तो एकदम टेंशन मत लीजिएगा, बट ये वीडियो आने के 1 घंटे बाद करूंगा मैं ये काम। ठीक है, ताकि 1 घंटे में आप अपना आंसर बता सकें इसमें। तो बायलैटरल एलिमेंट्स हम लोगों ने देख लिया। नाउ नेक्स्ट, बायलैटरल एलिमेंट्स के बाद दो बहुत ही अलग वैरायटी के एलिमेंट्स के बारे में बात करेंगे आज के इस वीडियो में, देन उसके बाद इस वीडियो को एंड करेंगे। तो भाई नेक्स्ट 2 जो है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, देखिए नेक्स्ट 2 को मैं सर्किट्स के फॉर्म में आपको बताऊंगा या नेटवर्क के फॉर्म में। ठीक है, एलिमेंट से ज़्यादा इनको नेटवर्क या सर्किट्स के फॉर्म में समझना बढ़िया रहेगा। तो नेक्स्ट इज पॉइंट नंबर 7, 7th पॉइंट इज लम्प्ड नेटवर्क्स, एंड पॉइंट नंबर 8 इज डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क। ठीक है, लम्प्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड के फॉर्म में बहुत सारे बच्चे लम्प्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड को उल्टा समझ लेते हैं या गलत समझ लेते हैं, उनको क्लैरिटी नहीं रहती है बहुत बार। ठीक है, इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं, तो चलिए जल्दी से मैं क्लियर कर देता हूँ। लंप का मतलब क्या होता है? लंप मतलब कलेक्शन या फॉर्मेशन ऑफ वेरियस क्वांटिटीज एट अ पर्टिकुलर प्लेस, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। एक पॉइंट पर, एक जगह पर जब बहुत सारी चीज़ें जमा हो जाती है, लंप फॉर्म होता है। लेकिन लम्प्ड नेटवर्क्स जो होते हैं, इनकी एक खासियत ये होती है कि ये ऐसे नेटवर्क्स है जहाँ पे हर क्वांटिटी को अलग से आइडेंटिफाई किया जा सकता है। जैसे आपको वोल्टेज पता लगाना है, वोल्टेज पता चल जाएगा कि अच्छा इसके अंदर केवल वोल्टेजेस बतानी है, वोल्टेज पता चल जाएगा। पूरी सर्किट के अंदर रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर सब लगा हुआ है, लेकिन मान लीजिए आपको केवल कैपेसिटेंस की वैल्यू चाहिए, देन इट इज़ वेरी मच क्लियरली ऑब्जर्वेबल या इट इज़ वेरी मच ईजिली कैलकुलेटेबल, कि आप वहाँ से कैलकुलेट करके बता सकते हो या देख के ऑब्जर्व करके बता सकते हो कि हाँ यहाँ पर सिर्फ कैपेसिटेंस बोला जाए तो इतने का है, सिर्फ इंडक्टेंस बोला जाए तो कितने का है। तो ऐसे सभी नेटवर्क्स को हम लम्प्ड नेटवर्क बोलते हैं। क्या इसका थ्योरी रहेगा? दोज नेटवर्क्स वेयर all the circuit parameters are easily identifiable as an individual are known as lumped networks। ठीक, इसके एग्जांपल्स मैं आपको बता दूं। देखिए, जितना भी डीसी नेटवर्क आप पढ़ते हैं ना, वो सब के सब उसी कैटेगरी में आते हैं। जितने भी डीसी नेटवर्क्स आप बोलते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे आईसीज लिखते हैं आप, है ना, जैसे मदरबोर्ड्स लिखते हैं, ओपैम्प्स लिखते हैं, ये सब उसी कैटेगरी में आते हैं। ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो हम लोग बोलते हैं, है ना, मदरबोर्ड्स हो गए, आईसीज हो गई, चिप्स हो गए, जितने जो ये सब क्या जो बनते हैं, ये सब डीसी नेटवर्क के पूरे पोर्शन इसी में आते हैं। फिर ट्रांसमिशन लाइन की कैटेगरी में आए, अगर ट्रांसमिशन लाइन की कैटेगरी में आए, ट्रांसमिशन लाइन, तो इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है। आपको एग्जाम्पल में ट्रांसमिशन लाइन डिस्ट्रीब्यूटेड में भी दिखता है, लम्प्ड में भी दिखता है। ठीक, तो मैं इसका एग्जैक्ट आंसर आपको बताने जा रहा हूँ। ट्रांसमिशन लाइन में जो शॉर्ट और मीडियम ट्रांसमिशन लाइन है वो सब लम्प्ड कैटेगरी में आता है। इसको छोड़ के जो रह गया वो डिस्ट्रीब्यूटेड कैटेगरी में आता है।
ठीक है, तो अगला पॉइंट आपको मैं लिखवा दूं इसी के साथ साथ। तो आवर नेक्स्ट पॉइंट दैट इज पॉइंट नंबर 8 इज डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट्स। आठवां पॉइंट, लास्ट पॉइंट आज का, ये है डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क। दिस इज अबाउट द डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क। चलिए लिख लेते हैं इसके अंदर भी जल्दी से। तो ऐसा कोई भी नेटवर्क जिसके अंदर क्वांटिटीज या पैरामीटर्स को इतना विभाजित किया गया, इतना डिस्ट्रीब्यूट किया गया है कि किसी एक पर्टिकुलर पैरामीटर को एज अ इंडिविजुअल पहचान पाना, आइडेंटिफाई कर पाना पॉसिबल नहीं है। ठीक, उसी नेटवर्क को हम लोग डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क बोलते हैं। ठीक, तो इसके अंदर लिखिएगा द नेटवर्क्स वेयर all the parameters where all the parameters की जगह पे all the quantities कर लीजिए इस पॉइंट को, where all the quantities are distributed, all the quantities are distributed such that no particular quantity or parameter can be identified individually, ठीक है, are known as distributed networks, क्लियर। तो ये इसका पूरा का पूरा कंप्लीट डेफिनेशन। डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क का मतलब क्या हो गया फाइनली, कि ऐसा कोई भी नेटवर्क जहां सभी क्वांटिटीज को आप इस कदर डिस्ट्रीब्यूट कर रखे हो कि वहां से किसी एक पैरामीटर को सेपरेटली हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। अब जैसे सर्किट में रेजिस्टेंस भी है, इंडक्टेंस भी है, कैपेसिटेंस भी है, सारी चीज़ें, कैपेसिटिव रिएक्टेंस भी है, इंडक्टिव रिएक्टेंस भी है, ठीक है। लेकिन अब हमको क्या है कि वो पूरा का पूरा सेक्शन इम्पीडेंस के फॉर्म में तो मिल रहा है, लेकिन सेपरेटली रेजिस्टेंस को निकालने बोल दे या सेपरेटली बोल दे कि इंडक्टिव रिएक्टेंस बताओ, वो नहीं बता सकते हम उसके अंदर से, वो आइडेंटिफाइबल नहीं होगा, ठीक है। या बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस के थ्रू वो आइडेंटिफाई या कैलकुलेट किया जा सकता है, नॉर्मल प्रोसेस के थ्रू या नॉन कॉम्प्लेक्स मेथड के थ्रू नहीं दिखेगा हमको। तो ऐसे किसी भी नेटवर्क को हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क बोलते हैं। जैसे कि सर एग्जाम्पल क्या हो सकता है इसका, इसके एग्जाम्पल में लिख लीजिएगा, ट्रांसमिशन लाइन जो मैंने अभी अभी आपको लिखवाया था, ट्रांसमिशन लाइन, लेकिन कौन सी, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है। शॉर्ट और मीडियम उसके एग्जाम्पल हैं किसके, लम्प्ड नेटवर्क के। तो ट्रांसमिशन लाइन में लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन इसका बड़ा एग्जाम्पल है, ट्रांसफॉर्मर नेटवर्क जो हो गया ये इसका बड़ा एग्जाम्पल है। तो ऐसे एसी बेस्ड नेटवर्क जो है वो इसके एग्जाम्पल्स हैं, उनको आप यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है, उनको आप इंक्लूड कर सकते हैं। तो एक बार क्विकली आपको जल्दी से मैं रिव्यू करवा दूँ। तो ये हम क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स देख रहे हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के अंदर मैंने अभी अभी आपको बताया एक्टिव एलिमेंट, पैसिव एलिमेंट, देन उसके बाद मैंने आपको बताया लीनियर एलिमेंट, नॉन लीनियर एलिमेंट, यूनिलैटरल, बाईलैटरल, लम्प्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड। ये 8 पॉइंट अगर आपको क्लियर हो गए तो इससे आपको एग्जामिनेशन में क्या हेल्प मिलेगा, अब वो देखने की बारी है। ध्यान से देखिएगा आगे। तो एक्टिव एलिमेंट मैंने दिखा दिया आपको, ये पैसिव एलिमेंट, एक्टिव एलिमेंट में आप सेल या बैटरी देख रहे हैं, यहाँ पर आप रजिस्टर देख रहे हैं एज अ पैसिव एलिमेंट। देन उसके बाद आप लीनियर एलिमेंट की जब बात करें हम लोग, तो लीनियर एलिमेंट में भी यही रजिस्टर ही है। फिर उसके बाद नॉन लीनियर की कैटेगरी में आ गया ये डायोड। फिर उसके बाद यहाँ पर हम आ गए यूनिलैटरल एलिमेंट पे, यूनिलैटरल के एग्जांपल में भी ये डायोड है। यहाँ पर आप जो देख रहे हैं इंडक्टर या कैपेसिटर का पोर्शन, उसको हम किस में देखेंगे, अच्छा एक कोई एलिमेंट एक से ज़्यादा क्लासिफिकेशन में भी आ सकता है। जैसे कि ये रजिस्टर जो है, इसको आप पैसिव भी बोलोगे, इसको आप लीनियर भी बोलोगे और इसी को बाईलैटरल भी बोलोगे। मैंने अगर वहाँ एग्जाम्पल नहीं लिखवाया है तो ज़रूर से लिख लीजिएगा बाईलैटरल के एग्जाम्पल में, है ना। अगर मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल नहीं लिखवाया होगा तो आप ज़रूर से उसको नोट कर लीजिएगा, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। अच्छा एग्जाम्पल जो है, अच्छा हुआ मैं अभी बताया नहीं, क्योंकि एग्जाम्पल मैंने आपको होमवर्क दिया है बताने के लिए। तो ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप बाईलैटरल एलिमेंट का एग्जाम्पल बताइएगा, है ना। वही मुझे लग रहा था कि कुछ छूट गया लगता है लिखवाने को। ओके, तो बाकी यूनिलैटरल और बाकी सारा तो मैंने बता दिया आपको, तो आप इसको देख सकते हैं। तो भाई देखिए, तो ये रजिस्टर अलग अलग कैटेगरी में आता है। चलिए एक का तो मैंने टिक करवा ही दिया है। देन लम्प्ड डिस्ट्रीब्यूटेड का डिफरेंस।
वैसे ही कैपेसिटर और इंडक्टर जो आपको दिख रहा है वो भी ऐसे ही मल्टीपल कैटेगरी में आएगा कि भाई पैसिव भी है, वो लीनियरिटी को भी फॉलो कर रहा है और बाईलैटरल भी है। ठीक है, तो ऐसे अलग अलग कैटेगरी में आप इनके एग्जांपल्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। सेम एलिमेंट्स मल्टीपल कैटेगरी में आपको दिखेंगे। ठीक है, देखिए लाइट बल्ब हो गया, रजिस्टर, स्विच, बैटरी का कनेक्शन। ये ट्रांसमिशन लाइन जो है ये आपको लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन किस पे दिखाई देगा, डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट्स की कैटेगरी में। तो ये सब इसके बेसिक एग्जांपल्स हैं। अब इम्पॉर्टेंट थिंग कि एग्जामिनेशन में सर इस टॉपिक का क्या क्वेश्चन पूछेगा। चलिए मैं आपको कुछ पेपर्स जो है अलग अलग यूनिवर्सिटी के दिखाता हूँ। चलिए देखते हैं। तो एक पेपर आया हुआ है AKTU का एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन पेपर 2020-21 का। AKTU का एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन पेपर आप देख रहे हैं अभी अपने ऑन स्क्रीन पर। और इस पेपर में देखते हैं कि क्या दिया हुआ था, क्या पूछा हुआ था। चलिए लेट अस स्टार्ट। बीटेक का पेपर है, सेमेस्टर 1 थ्योरी एग्जामिनेशन 2020-21, 3 आवर्स का पेपर है, टोटल मार्क्स इज 100। 2x10 का यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है, मतलब 2-2 मार्क्स के 10 सवाल पूछा है लाइन से, बिल्कुल सीक्वेंस में। देखिए पहला क्वेश्चन, ये पॉइंट ए को जरा अगर आप ध्यान देंगे तो आपको दिख जाएगा डिफाइन द आइडियल वोल्टेज एंड करंट सोर्स, फर्स्ट थिंग। और क्वेश्चन बी को देख लीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ है डिफाइन एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट्स। 2 नंबर का क्वेश्चन है। इसी तरीके से ऐसे आपको सवाल पूछता है एग्जामिनेशन में। क्या पूछा हुआ था, डिफाइन एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट। कर लेंगे अभी डिफाइन, ठीक है, बना लेंगे। और रही बात फर्स्ट क्वेश्चन की, तो कल के सेशन में यही सारी चीज़ मैं आपको बताऊंगा। ये वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स, आइडियल, प्रैक्टिकल, डिपेंडेंट। अभी डिपेंडेंट वालों में बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होती है। अगर आप शुरुआत से देख लेंगे, बिगिनिंग से समझ चुके हैं, तो आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी उसके न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। ठीक है, चलिए और किसी एग्जामिनेशन की बात करते हैं। ये तो एक एग्जामिनेशन की बात हुई ना, अभी और एग्जामिनेशन को डिस्कस करते हैं जरा। ठीक है, चलिए अभी और एग्जामिनेशंस का देखें जरा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है ये कौन से एग्ज़ाम का है भाई। अच्छा, ये भी AKTU का है, 2018-19 के पेपर का। आप देख रहे हैं यहाँ पर क्लिप। और इसको अगर मैं बताऊं, इसमें देखिए इसका भी सेक्शन ए 2 मार्क्स के 10 क्वेश्चंस, टोटल 20 मार्क्स का वेटेज। पहला क्वेश्चन क्या लिखता है, डिफाइन विद द एग्जाम्पल। फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, डिफाइन विद एग्जाम्पल एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट्स। इधर लिखा हुआ है बाईलैटरल एंड यूनिलैटरल एलिमेंट। ठीक है, बाईलैटरल एंड यूनिलैटरल एलिमेंट, ये 4 चीज़ पूछा है आपको 2 नंबर के लिए, आधे आधे मार्क्स का है। फटाफट से लिखना है, उसका एग्जाम्पल कोट करना है आपको, एंड देन कंप्लीट। पूरा 100% मार्क्स आप इसमें ले सकते हैं। और सेकंड पर फिर क्या पूछा है, अगेन एक्सप्लेन आइडियल करंट सोर्स, आइडियल वोल्टेज सोर्स। सोर्सेस के बारे में पूछा हुआ है इस एग्जाम के क्वेश्चन में भी। बढ़िया, थॉरली अगर पढ़ के चल रहे हैं ना तो आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, आपको पूरी चीज़ें बनेंगी। और सिर्फ PYQ के भरोसे रहेंगे तो बहुत कम चीज़ें बनेंगी। तो अकेले PYQ नहीं, पहले डिटेल में पढ़िए पूरी चीज़, फिर क्वेश्चन लगाइए, देखिए सब क्वेश्चन बनेगा आपसे। नेक्स्ट उसके बाद CSBTU भिलाई का पेपर आप देख रहे हैं यहाँ पर। CSBTU छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद टेक्निकल यूनिवर्सिटी का ये पेपर है और 2020 नवंबर-दिसंबर का है, फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर। अच्छा, PQ ग्रुप के अकॉर्डिंग। ओके, 100 मार्क्स का ये पेपर है, 35 मार्क्स यहाँ पे पासिंग दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन आपको दिखा, देखिए कितने मार्क्स का दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1, डिफ्रेंशिएट बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव नेटवर्क्स। एक्टिव और पैसिव नेटवर्क के बीच में डिफ्रेंशिएट करने बोला। और सेकंड पॉइंट पर लिखा हुआ है लीनियर एंड नॉन लीनियर सर्किट। 2-2 नंबर का क्वेश्चन है। तो ये जो आज आपने टॉपिक पढ़ा, 2 मार्क्स का टॉपिक आपने तैयार कर लिया अपना। इस वीडियो को अगर आप पूरा देख लिए हैं, ये 2 नंबर का या 4 नंबर का क्वेश्चन आपको इसके अंदर पूछ सकता है। ठीक है, आपके एग्जामिनेशन में, मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ के एग्जामिनेशन में इनका सवाल आया हुआ है। और देखें क्या कोई यूनिवर्सिटी से क्वेश्चन है क्या। AKU बिहार, देखिए AKU बिहार का पेपर अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर। इसमें भी देखिए 2019 का ये पेपर है, न्यू कोर्स लिखा हुआ है, फुल मार्क्स 70 दिखा रहा है। और ठीक है, क्वेश्चन 1 इज कंपलसरी। अच्छा, बाकी क्वेश्चंस में ऑप्शन भी रहते हैं, लेकिन पहला क्वेश्चन कंपलसरी रहता है। और खास तौर पे इस टाइप के क्वेश्चंस आपको कंपलसरी वालों में ही पूछ लेता है। तो क्या दिया हुआ है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे दिया हुआ है और बोल दिया कंपलसरी है, तो चॉइस है नहीं इसके अंदर। 2 मार्क्स के 7 क्वेश्चन है। ठीक है भाई, तो 2 मार्क्स के 7 क्वेश्चन मतलब 14 होगा यहाँ पे। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है डिफाइन एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट, एकदम शुरुआत में दिया हुआ है। तो क्या दिक्कत है कि अगर हम इससे मार्क्स गेन कर सकते हैं पढ़ के, तो क्या दिक्कत है। क्रैश कोर्स का फ़ायदा ही यही मिलना चाहिए आपको कि हर एक वीडियो से, हर एक सेशन से आपको मार्क्स बनते हुए मिलने चाहिए, कि आपको उससे एग्जामिनेशन में कुछ बेनिफिट मिले, उससे कुछ मार्क्स आप बना सकें। ठीक है, तो चलिए ये तो थे कुछ सैम्पल, कुछ क्वेश्चन पेपर्स अलग अलग यूनिवर्सिटी के, पूरे ऑल ओवर इंडिया के ऑलमोस्ट सभी मैक्सिमम बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के मेरे पास हैं क्वेश्चन पेपर्स भी हैं।
और उनका पूरा मैं यहाँ पर लाते रहूँगा आपके लिए एक्सप्लेनेशन के साथ। उनका आपको ये पेपर दिखाने के पीछे मेन मेरा मकसद ये है कि आप जो पढ़ रहे हैं उससे कनेक्टिविटी आपको समझ में आए कि पेपर में वो कैसे पूछ सकता है। ठीक है, यहाँ मेरे साथ थ्योरी पढ़ ली और पेपर पे भी कैसे पूछ सकता है वो बनाएंगे। और आगे चल के मैं आपको जब न्यूमेरिकल पार्ट पढ़ाऊंगा तो वो भी आपको यूनिवर्सिटी के क्वेश्चंस भी सॉल्व करवाऊंगा, प्लस जो पॉसिबिलिटी है कि जो क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके एग्जाम में उनका भी सोल्यूशन कराऊंगा इन्हीं सेशंस में। तो आई होप आपको मज़ा आया होगा, एंजॉय कर किए होंगे। अगर आपको अच्छा लगा ये पूरा सेशन तो कमेंट सेक्शन पर जरूर से अपनी फीलिंग्स, आपको कैसी फीलिंग हुई, कैसा लगा ये सेशन, जरूर से बताइएगा। और एक आपको होमवर्क क्वेश्चन मैंने दिया हुआ है बाईलैटरल एलिमेंट्स का एग्जाम्पल, उसका आंसर भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। रोज़ आपके लिए सेशन आएगा बिना कोई ब्रेक के, बिना कोई स्टॉप के, डेली शाम 6 बजे ये क्लास आपके लिए रहेगी और इसकी सेपरेट प्लेलिस्ट जो है वो अब क्रिएट हो जाएगी। तो मिलते हैं आप सभी से अब नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर ऑल माय डियर स्टूडेंट्स एंड थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग। स्टे कनेक्टेड एंड जय हिंद।